नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुखदेव और हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो हमने बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की। भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने बात की मरुस्थलीय की बात कर ली थी, उसके बाद अरावली की बात कर ली थी और नेक्स्ट हमारा आता है पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी देखते हैं उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति है वो कैसे होती हैं? तो उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखें तो प्रीट एक नाम आता है प्लेसिटा प्लोसिटना काल। इस काल में है वो गंगा यमुना ये काल हैं, जैसे कार्बोनिक फेरस काल, जूरासिक काल ये आता है, इसका भी ये प्लेटोसिना काल आता है और इस काल में है वो गंगा और यमुना नदियाँ, कौन सी नदियाँ आती है दोस्तों? गंगा, यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसाद लाए गए अवसाद इस कोष्टक में लिख दो जालोड मिट्टी। मिट्टी से निर्मित ये मैदान होता है। निर्मित मैदान। तो उत्पत्ति होती है जो गंगा और यमुना जो नदियां आती हैं, नदियों में बहकर जो अवसाद आता है, इन अवसाद से नदी का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि ये राजस्थान है हमारा और यमुना नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलती है जिसमें चंबल नदी मिलती है, बनास नदी है वो अप्रत्यक्ष रूप से है वो इसमें मिलती है। तो ये एक समय ये नदी यहाँ से बहती थी, यहाँ से ये बहती थी। तो धीरे-धीरे यहाँ मिट्टी का जमाव होता गया और नदी धीरे-धीरे अपना रास्ता है वो परिवर्तित करती गई। तो इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग बना, तो ये यमुना नदियों द्वारा जो लाया गया मिट्टी का जमाव हुआ था, इससे ये मैदान है वो बना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है वो यहाँ आता है। तो वो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो आता है तुम्हारे 23%। कितना आता है दोस्तों? क्षेत्रफल आता है दोस्तों 23%। और यहाँ पर जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर है वो 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है दोस्तों? 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अगर जिले की अगर बात करें, जिले की, तो ये 10 जिलों में है वो फैला हुआ है। 10 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में दोस्तों? 10 जिलों में है वो फैला हुआ है। सबसे पहले इसकी बात करें, प्लेटोसिना काल में है वो गंगा यमुना द्वारा लाए गए अवसाद से इसका तो निर्माण होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करें तो ये 23% आता है। जनसंख्या आती है इसमें 40% और क्षेत्र जिले आते हैं इसमें 10%। और मिट्टी की अगर बात करें, इसमें मिट्टी की बात करें और मिट्टी आती है इसमें तुम्हारे जालोड मृदा। और अरावली की अगर बात करें तो उसमें आती हैं तुम्हारे अरावली में लाल चिकनी मिट्टी आती थी, जिसमें है वो मक्का उत्पादन के मक्का उत्पादन के लिए है वो उपयोगी थी। और ये है जालोड मृदा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम वर्गीकरण की अगर बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अगर वर्गीकरण की अगर बात करें तो वो 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो चंबल बेसिन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बनास बेसिन और बनास बेसिन में पढ़ेंगे नेक्स्ट मही का मैदान। और चंबल बेसिन की बात करते हैं तो यहाँ सर्वाधिक विशेषता आती है बीहड़ क्षेत्र की। किसकी आती है दोस्तों? बीहड़ क्षेत्र की। और नेक्स्ट अगर बात करें बनास बेसिन की अगर बात करें, किसकी? बनास बेसिन की, तो वो आता है तुम्हारा, एक तो आता है खेराड़ का प्रदेश या एक आता है पीटमांड का प्रदेश और एक आता है दोस्तों खेराड़ का प्रदेश। और एक हम पढ़ेंगे रोही का मैदान। और नेक्स्ट आता है दोस्तों मही बेसिन। और मही बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहला आएगा छप्पन का मैदान पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कांठल प्रदेश और एक पढ़ेंगे वागड़ प्रदेश है वो। ये दोस्तों है वो, इनकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा चंबल बीहड़। कौन सा होगा? चंबल बीहड़। उनसे पहले इसकी एक बार विशेषता देख लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की।
तो विशेषता मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ। सर्वाधिक कृषि उपजाऊ भूमि इसमें आती है। सर्वाधिक कृषि वाला प्रदेश, कृषि वाला फिजिकल रीजन आता है, भौतिक प्रदेश आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक जन घनत्व वाला, सर्वाधिक जन घनत्व घनत्व वाला भौतिक प्रदेश आता है, भौतिक प्रदेश आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश आता है। तो ये तो थी प्रमुख इसके फैक्ट है। इसमें सर्वाधिक जन घनत्व वाला स्थान आता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या तो है 23%, सॉरी यहाँ क्षेत्रफल तो है दोस्तों, यहाँ 23% आता है। और जनसंख्या निवास कितनी करती है? जनसंख्या निवास करती है तुम्हारे 39% और क्षेत्रफल आता है 23%, यानी सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये क्षेत्रफल आता है। और सर्वाधिक उपजाऊ भूमि अगर बात करें तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश आती है। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि यहाँ पर है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि है वो ये आती है क्योंकि सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है। तो ये बेसिकली बात है कि यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि आएगी। और नेक्स्ट इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बीहड़ क्षेत्र की। बीहड़ क्षेत्र की बात करेंगे। बीहड़ क्षेत्र जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, तो प्रवाह क्षेत्र में जो इसके बीच की उत्खनन भूमि है, जो उत्काद भूमि है, यानी उबड़ खाबड़ भूमि है, और उबड़ खाबड़ भूमि को ही इसे क्या कहते हैं? बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और ये है वो 2800 किलोमीटर में बीहड़ है वो क्षेत्र फैला हुआ। कितना सा? ये पूरा का पूरा 2800 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर में है वो बीहड़ फैला हुआ है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है बीहड़ की, बीहड़ की। और नेक्स्ट आता है यहाँ में डांग प्रदेश, डांग प्रदेश, जहाँ डाकू निवास करते हैं, डाकू है वो निवास करते हैं। तो विंध्याचल कंगार भूमि मैंने बताई थी, तो वो है डांग प्रदेश। जो सवाई माधोपुर और धौलपुर का भाग है उन्हें हम क्या कहते हैं? डांग प्रदेश कहते हैं। ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है, इन किनारे का क्षेत्र है, इन्हें कहते हैं ये डांग प्रदेश। तो ये तो था चंबल बेसिन की सबसे बड़ी विशेषता आती है। क्या आती है दोस्तों? बीहड़ आती हैं। चंबल नदी के अवनलिका अपरदन से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो इसकी विशेषता लिखो कि चंबल नदी के अवनालिका अवनालिका अपर्दन, अपर्दन से जो निर्मित मैदान होता है, निर्मित मैदान होता है, इन्हें हम कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ कहते हैं। बीहड़ अवनालिका यानी चंबल नदी के ये जो अवनालिका अपर्दन मैदान है, इन्हें क्या कहते हैं? बीहड़, जो कि 2800 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चंबल नदी के है वो आसपास का क्षेत्र। ये चंबल नदी और मुख्यतः चंबल बेसिन पड़ते हैं। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उन्हें हम कहते हैं चंबल बेसिन, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है वो इसमें आता है। और नेक्स्ट बात करते हैं बीहड़ प्रदेश की बात किए हैं, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई बीहड़ की रानी किसे कहते हैं, बीहड़ की रानी है वो किसे कहते हैं? बीहड़ की रानी के नाम से जाना जाता है धौलपुर को। किसको जाना जाता है दोस्तों? धौलपुर को। यहाँ मैं लिख देता हूँ बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी किसे जाना जाता है? धौलपुर को। धौलपुर को है वो बीहड़ की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ये तो था चंबल बेसिन, चंबल का प्रवाह क्षेत्र, जिसका चंबल नदी के आसपास जो उत्कात भूमि है, तो उत्कात इसला आकृति की यह भूमि है जहाँ पानी एक इस तरह पानी है वो चलता है, तो ये भूमि है, इन्हें क्या कहते हैं? अव अवनलिका अपर्दन के रूप में जानते हैं। और यह बीहड़ क्षेत्र है और यहाँ सर्वाधिक जंगली झाड़ियां है वो यहाँ उगी हुई है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बीहड़ की रानी है वो धौलपुर को कहते हैं। डांग प्रदेश की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर करौली का क्षेत्र है वो डांग प्रदेश कहलाता है और यहाँ की सर्वाधिक डाकुओं की निवास स्थली रही है। और नेक्स्ट हमारा आता है बनास बेसिन। कौन सा आता है दोस्तों? बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करने से पहले
अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बनास बेसिन। कौन सा आता है? बात करेंगे बनास बेसिन की। बनास बेसिन। और बनास बेसिन की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सबसे पहले निकलती है राजसमंद। और राजसमंद कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियां से। फिर बाद में आती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ आती है दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद आती हैं दोस्तों अजमेर में। अजमेर के बाद टोंक में। और टोंक के बाद आती है सवाई माधोपुर में। कहाँ आती है? सवाई माधोपुर में आती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीट मांड का मैदान। पीट मांड का मैदान की अगर बात करें तो सबसे पहले नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियां से लेके चित्तौड़गढ़ के बीच का ये क्षेत्र है। इन्हें क्या कहते हैं? और इन्हें कहते हैं पीट मांड का क्षेत्र का मैदान। पीट मांड का मैदान के रूप में है वो जाना जाता है। ये राजसमंद खमनोर की पहाड़ियां और चित्तौड़गढ़ के बीच की है वो राजसमंद। और यहाँ आता है चित्तौड़गढ़। और इन पहाड़ियों इन नदियों के जो नदी निर्मित ये मैदान है, नदी द्वारा निर्मित मैदान है, इन्हें कहते हैं पीटमांड का मैदान। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है तुम्हारे रोही का मैदान। कौन सा आता है? रोही का मैदान या खेराड़ प्रदेश पढ़ लेते हैं। खेराड़ खेराड़ प्रदेश। और खेराड़ प्रदेश की अगर बात करें तो वो इसी बनास नदी पर ही, इसी बनास नदी पर नाम आता है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से टोंक के मध्य भीलवाड़ा स्थान आता है जहाजपुर। जहाजपुर। और टोंक के मध्य जो भी क्षेत्र है इन्हें कहते हैं नदी निर्मित जो मैदानी भाग है इन्हें कहते हैं खेराड़ का मैदान। खेराड़ का मैदान है वो इन्हें कहते हैं। और ये है वो बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर खेराड़ी भाषा है वो बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? खेराड़ी भाषा बोली जाती हैं। खेराड़ी भाषा है वो बोली जाती हैं। तो ये तो था खेराड़ प्रदेश। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है तुम्हारे रोही का मैदान। का रोही का मैदान। और रोही का मैदान की अगर बात करें तो वो आता है बाणगंगा नदी पर है वो स्थित है। बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा व यमुना के बीच निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? और रोही का मैदान कहते हैं। रोही का मैदान। और बाणगंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती हैं। और ये यमुना में है वो आके मिलती हैं। और भरतपुर भरतपुर तक है वो इनका प्रवाह क्षेत्र है। और ये बीच का ये जो भी मैदानी भाग है, नदी के किनारे जो नदी निर्मित मैदानी भाग है, इन्हें कहते हैं रोही का मैदान। रोही के मैदान से है वो जानते हैं। तो ये तो था प्रमुख इसके बीच की भूमि है वो रोही के मैदान की बात यहाँ होती है। तो ये तो था हमारा कौन सा प्रदेश? बनास बेसिन प्रदेश है वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है मही बेसिन। मही बेसिन। मही बेसिन। और मही बेसिन की अगर बात करें तो ये आता है मही नदी पर। और अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर में है वो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। सबसे पहले आएगा छप्पन का मैदान। और इस नदी के किनारे ये भाग है, इन्हें कहते हैं छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों? छप्पन का मैदान। और यहाँ पर एक नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि छप्पन की पहाड़ियां छप्पन
कि पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये है सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? सिवाना बाड़मेर में है। और 56 का मैदान कहाँ है? ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है वो स्थित है, और मही नदी के किनारे ये स्थित है। और 56 गांवों या नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं 56 नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह या गांवों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान है वो कहलाता है, समूह कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पढ़ते हैं काठल का मैदान। काठल के मैदान की अगर बात करें तो ये वो क्षेत्र हैं और इन्हें कहते हैं काठल का मैदान। काठल का मैदान क्या कहते हैं दोस्तों? काठल का मैदान है वो कहते हैं। और ये इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आता है तुम्हारी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें वागड़ प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ है वो, इन्हें क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश है वो डूंगरपुर और उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच की जो प्रदेश है उन्हें क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहते हैं। बांसवाड़ा, वागड़ प्रदेश। और इन्हें पुष्प प्रदेश भी कहते हैं, पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश भी इन्हें कहते हैं। और यहाँ महुआ से, महुआ पुष्प से है वो या शराब है वो बनाती हैं। महुआ जाती है वो पुष्प से शराब है वो बनाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा मही बेसिन, जिसमें सबसे पहले 56 का मैदान, 56 नदी नालों का समूह और जो 56 गांवों का समूह है इन्हें कहते हैं 56 का मैदान। और जो इनके बीच का जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच की जो ये क्षेत्र है इन्हें कहते हैं काटल का मैदान। और नेक्स्ट बात करें वागड़ का मैदान, और ये विखंडित क्षेत्र है। कौन सा कैसा क्षेत्र है दोस्तों? विखंडित, विखंडित क्षेत्र है। और विखंडित क्षेत्र को इसको कहते हैं वागड़ प्रदेश, जहाँ शराब है वो बनाई जाती है। तो ये तो था हमारा भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नेक्स्ट हमारा आता है हाड़ौती का प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इन्हें हम कहते हैं हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार के रूप में है वो जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। और उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से, ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से है वो इसकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से है वो इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्षेत्रफल बात करें तो 6.92% इसका क्षेत्रफल आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। कितनी दोस्तों? 11% है वो जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जिले है वो दोस्तों कौन कौन से आते हैं? जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 जिले आते हैं। कौन से 4 जिले? 4 जिले हाड़ौती के आते हैं वो इसमें आते हैं। तो आता है कोटा, पारा, बूंदी और झालावाड़। कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसका इसमें है वो जिले आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें विशेषता की अगर बात करें, विशेषता की अगर बात करें तो ये आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश के रूप में है वो जाना जाता है, भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है यहाँ ज्वालामुखी क्रिया से इसकी है वो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से जो उत्पन्न होता है वहां पे क्या पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट, बेसाल्ट
चट्टानें पाई जाती हैं। और नेक्स्ट कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश आता है। और यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? कपासी मिट्टी। और ये सर्वाधिक कपासी मिट्टी होगी तो यहाँ कपास का उत्पादन सर्वाधिक होगा। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जल धारण क्षमता क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। तो ये तो था कुछ हाड़ौती प्रदेश के कुछ फैक्ट आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका ढाल की अगर बात करें तो वो आता है तुम्हारा, ढाल की अगर बात करें तो ये चंबल नदी इसका ढाल अनुसरण करती है। कौन सी? चंबल नदी इसका ढाल है वो अनुसरण करती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका वर्गीकरण की अगर बात करें, हाड़ौती का वर्गीकरण। और हाड़ौती के वर्गीकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्या कंगार भूमि, विंध्या कंगार भूमि, विंध्या कंगार भूमि। और नेक्स्ट हमारा आता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है वो आता है। और दक्कन के पठार में भी हम दो भाग पढ़ेंगे। एक तो आएगी शाहबाज उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और एक आएगा दोस्तों झालवाड़ा का पठार, झालवाड़ा का पठार के रूप में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले विंध्याचल कंगार भूमि की बात करते हैं। विंध्याचल कंगार भूमि की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार है वो, हाड़ौती में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है वो पाई जाती हैं। और जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? बूंदी की पहाड़ियां है वो कहते हैं, बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। और यहाँ घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पहाड़ियां हैं, उन्हें कहते हैं नाल पहाड़ियां, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, आकार की पहाड़ियां है वो पाई जाती हैं। और इन्हें कहते हैं घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां है वो कहते हैं। और नेक्स्ट अगर हाड़ौती पठार की अगर बात करें तो यहाँ पर बूंदी, बूंदी के बाद यहाँ कोटा आता है, कोटा। और यहाँ आता है बारा, बारा के बाद यहाँ आता है झालवाड़ा, झालवाड़ा। तो ये तो है हमारा हाड़ौती। और हाड़ौती में यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार है वो पहाड़ियां पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और इन्हें क्या कहते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां भी कहते हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां भी इन्हें कहते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें कोटा में मुकुंदरा हिल्स भी यहाँ पर है वो स्थित है। क्या हिल्स? कौन सा स्थित है? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स भी यहाँ पर स्थित है, मुकुंदरा हिल्स भी है वो स्थित हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये हमारा राजस्थान है। और चंबल नदी पर ये यहाँ पर, और इन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विंध्याचल कंगार भूमि। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विंध्याचल, विंध्याचल कंगार भूमि कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ शुरू होती है तुम्हारे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर और धौलपुर तक इसका विस्तार आता है। कहाँ तक आता है? चित्तौड़गढ़, करौली, करौली के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक इस विंध्य कंगार भूमि का है वो क्षेत्र आता है। तो ये है विंध्य कंगार भूमि। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे, नेक्स्ट अगर बात करेंगे शाहबाद उच्च भूमि की, अगर बात करें शाहबाद उच्च भूमि की बात करें तो झालावाड़ के यहाँ पर 350 मीटर ऊंचा भाग, 350 मीटर ऊंचा भाग, इन ऊंचे भाग को कहते हैं शाहबाद उच्च भूमि, उच्च भूमि। और नेक्स्ट जो भी आता है
इन्हें कहते हैं झालवाड़ा का पठार। जो भी यहाँ पूर्वोत्तर भाग आता है, पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग आता है इन्हें कहते हैं झालवाड़ा का पठार, झालवाड़ा का पठार। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालवाड़ा के मध्य स्थित हैं। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर घोड़े के अकाल की बूंदी में पहाड़ियां स्थित हैं, 12 में है। और नेक्स्ट विंध्याचल कंगार भूमि की हमने बात कर ली है। तो ये तो था हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार, और इसका वर्गीकरण है वो हमने देख लिया है। विंध्याचल कंगार भूमि और दक्कन का पठार में शाहबाद उच्च भूमि और झालवाड़ा का पठार इसमें आता है। तो ये तो थी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक आता है गंगधर प्रदेश, गंगधर प्रदेश की यहाँ बात होती है। और ये भी आता है तुम्हारे दोस्तों 350 मीटर ऊंची भूमि, 350 मीटर ऊंची भूमि कहाँ पर, 350 मीटर ऊंची भूमि जो है झालावाड़ में, झालावाड़ में। और इन्हें कहते हैं गंगधर प्रदेश के रूप में है वो जाना जाता है। तो ये तो थे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज यहीं पे है वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।